हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रंथ अकेडमी में। देखिए, मैं आपके लिए आज 50 ऐसे प्रश्न लाया हूं जो आने वाले परीक्षाओं में आने की ज़्यादा संभावना है और जो हमारे पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें भी वो प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो मैं ऐसे आज 50 प्रश्न लाया हूं। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही जिसने कि सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जितने भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलते रहें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, जो हमारा श होता है वो ध्वनि है, वो उच्चारण स्थान कौन सा है? मतलब स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो पहला है, इसका उत्तर है हमारा तालव्य। स ध्वनि का उच्चारण स्थान हमारा तालव्य होता है। अगर आप कहें कि सर ये तो बताओ कि तालव्य होता है, तालव्य का मतलब क्या होता है? तो तालव्य का मतलब ये होता है कि हमारा जो दांत होता है और एक हमारा होता है जीभ का जो ऊपरी हिस्सा होता है। जब हम चाय कोई गर्म चीज़ पीते हैं तो हमारा कौन सा हिस्सा जल जाता है? छत, जो जीभ का है ऊपरी जो हिस्सा है छत, वो जल जाता है। जो जलता है हम उसे कहते हैं मूर्धा, उसे बोलते हैं हम मूर्धा। और मूर्धा और दंत के जो बीच का हिस्सा होता है हम उसे तालु बोलते हैं। जीभ के तालव्य में टच होने की वजह से हम स को तालव्य कहते हैं, तालव्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स है हमारा तालव्य व्यंजन है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया हमारा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ठीक है, इसका प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर है, बताइए आप। तो इसका उत्तर है हमारा ल। ठीक है, जो पार्श्विक व्यंजन है वो हमारा ल है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? इसका उत्तर है हमारा पार्श्विक। ये दूसरा और तीसरा लगभग सेम ही है, बस पूछने का तरीका बदल चुका है। तो दोनों का जो उत्तर है वो है एल है। ठीक है, ल है। ठीक है, ल। तो अगर आप पूछें कि सर ये तो बताओ कि पार्श्विक जो है उसका मतलब क्या होता है? देखिए, पार्श्विक का मतलब क्या होता है, जब जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं या किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो तालव्य में टच होती है और तालव्य में स्पर्श होती है, और जो वायु होती है वो जीभ के बगल में से निकल जाती है, जीभ के साइड से निकल जाती है। तो उसी वर्ण को हम क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? बताइए। देखिए, इसका उत्तर है आ। जो हमारा पश्च स्वर होता है वो हमारा आ है। अब इसे हम पश्च स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हम जीभ के पिछले भाग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जीभ के पिछले भाग का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इसे पश्च स्वर कहते हैं। आई होप, आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो देखिए, इसका उत्तर है हमारा देखिए तय। देखिए, इसका क्या होता है? देखिए, हमारा जो तय वर्ग होता है वो हमारा पूरा दंत्य होता है। तय वर्ग हमारा पूरा दंत्य होता है। तय, थ, द, ध, न। तो हमारा तय भी आ गया, द भी आ गया, न भी आ गया, लेकिन ट नहीं है। तो हमारा जो इसका प्रश्न का उत्तर है वो हमारा ट है। क्यों? क्योंकि ट जो है हमारा मूर्धन्य है। ट हमारा मूर्धन्य होता है। तो इसका उत्तर है हमारा ट। त, द, न और ध, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? क्या होता है? बताइए आप। दंत्य व्यंजन होता है। दंत्य व्यंजन हमारा क्या होता है? तय वर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, छह वर्ण किसके योग से बनता है? छह वर्ण किसके योग से बनता है? देखिए, जो हमारा छह होता है हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। छह हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है? जब दो व्यंजन, मतलब कि जब दो व्यंजन मिलकर एक व्यंजन का निर्माण करे या दो वर्ण मिलकर एक दूसरे वर्ण का निर्माण करे, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो ठीक है, इसमें एक स्वर रहित होता है, एक स्वर सहित होता है। तो अब इसे बात करें तो छह का मतलब होता है क और श। ठीक है, हमारा क्या होता है? क और श होता है क्या? छ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं।
स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लूत और ह्रस्व। तीनों हमारे दीर्घ स्वर, दीर्घ प्लूत और ह्रस्व स्वर होते हैं, वो हमारे स्वर ध्वनि कहलाती हैं। दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर और ह्रस्व स्वर। अगर मैं इसकी परिभाषा बताऊं कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं और प्लुत स्वर क्या होते हैं और ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। देखिए, दीर्घ स्वर जो होता है हमारा, वो होता है जिन्हें बोलने में या जिनका उच्चारण करने में हमारे मुख से ज़्यादा वायु निकलती है, जिनके उच्चारण में हमारे मुख से ज़्यादा वायु निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसमें वायु कम निकलती है, जिनका उच्चारण में हमारे मुख से वायु कम निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब मैं प्लुत स्वर को बताऊंगा। प्लुत स्वर बहुतों के लिए कन्फ्यूजिंग है। देखिए, आपने एक मीम जरूर देखा हुआ, ओ जो चिल्लाता है ना, ये तो ओ अगर चिल्लाता है, वो हमारा प्लुत स्वर ही होता है, वो हमारा प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर कैसे होता है? जब कोई हम वर्ड बोलते हैं और एक स्वर या व्यंजन वो लंबा खिंच जाता है, जो बहुत लंबा खिंच जाता है, जो ऐसे चिल्लाते हैं ना, ये सारा ये बंदा, ये जो है चश्मीश वाला बंदा, ये चिल्ला रहा है बेवजह, चिल्ला, मतलब कि इसके लिए चिल्लाता है, ये कोई रैप वैप मारता है तो ये चिल्लाता है, ये सारे चिल्लाते हैं। जो ये चिल्लाते हैं वही हमारा क्या होता है? प्लुत स्वर। ओ जो हम चिल्लाते हैं, ओ करते हैं ना, वो हमारा क्या होता है? प्लुत स्वर। कोई भी ध्वनि या स्वर जब कुछ लंबा खिंच जाता है, वो हम उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। ठीक है। आशा करता हूँ सबको समझाया होगा। तो मैंने एक मीम के जरिए समझाया है, तो मीम के जरिए समझना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? बताइए इसका उत्तर। देखिए, इसका उत्तर है हमारा बी। इसका उत्तर है हमारा बी ऑप्शन मतलब 52। इसका उत्तर है 52। हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका जवाब आप दीजिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? अपना जवाब कमेंट में लिख दीजिए, वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है। देखिए, वर्णमाला क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ये साधारण सा परिभाषा है इसकी साधारण सी परिभाषा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी की क्षय ध्वनि कौन सी है? ये अभी प्रश्न आया है, पहला ही प्रश्न था हमारा, हिंदी की क्षय ध्वनि कौन सी ध्वनि है? बताइए। तो इसका जो उत्तर है वो है बी ऑप्शन, तालव्य। तालव्य मैंने बताया है कि दांत और मूर्धा के बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम तालु कहते हैं, और जब तालु में टच होता है जीभ बोलते समय जब जीभ तालु में टच होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? तालव्य ध्वनि। ठीक है। मूर्धा हमारा क्या होता है? जीभ का जो छत का हिस्सा होता है, जो चाय पीते समय या कोई गर्म चीज़ या गर्म दूध पीते समय जल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धा। ठीक है। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से हमारी कंठ्य ध्वनि कौन सी है? देखिए, पहले एक बात बता दूं, कंठ्य ध्वनि होती क्या है? कंठ्य ध्वनि हमारी वो होती है जिन्हें बोलने में हमारा कंठ की भागीदारी होती है, मतलब जिनका उच्चारण हम कंठ से करते हैं, जिनका उच्चारण कंठ से करते हैं, उन्हें हम कंठ्य ध्वनि कहते हैं। तो देखिए, इनमें से कौन सा होगा? देखिए, ट है जो है, ट तो कंठ नहीं है, क्योंकि ये मूर्धन्य में हम जीभ से बोलते हैं, तो जीभ हमारे मूर्धा में टच होता है तो हमारा मूर्धन्य हो गया। य और रे ये नहीं है क्योंकि अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये नहीं है। तो हमारा अगला कौन सा है? च और जय भी नहीं है। ठीक है। अगला है हमारा क और ख। हमारा यही उत्तर है, क और ख हमारा उत्तर है। क्यों? क्योंकि ये कंठ ध्वनि होती है। क और ख हमारी कंठ ध्वनि होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? औ किस प्रकार के वर्ण हैं? बताइए। और औ बताइए। इसका उत्तर है कंठोष्ठ्य। ठीक है। कंठोष्ठ्य मतलब जिनका उच्चारण करते समय कंठ और होठ, मतलब लिप्स या ओष्ठ्य, कंठ और ओष्ठ्य दोनों की भागीदारी हो, मतलब कि हमारे होठ में मूवमेंट हो और जो हमारी ध्वनि है वो कहाँ से निकले? कंठ से निकले, तो हमारे क्या होगा? वो कंठोष्ठ्य होगा। ठीक है। तालव्य मैंने बताया है कि जब जीभ तालु में टच होता है तो हम उसे तालव्य कहते हैं, और दंतोष्ठ्य वो होता है जिन्हें जीभ हमारे दांत में टच होती है और ध्वनि हमारे कहाँ से निकल, और मतलब कि दांत और होठ मतलब कि ओष्ठ दोनों की भागीदारी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दंतोष्ठ्य। अब मूर्धन्य मैंने आपको बताया है कि
जब जीव मूर्धा में टच होता है तो हम उसे कहते हैं मूर्धन्य। ठीक है, आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर है कंठोष्ठ्य। ठीक है, इसमें हमारा उत्तर है कंठोष्ठ्य। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कहलाता है। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कहलाता है, बताइए। देखिए इसका जो उत्तर है हमारा यह है। मैं यण संधि में बताऊंगा, यण संधि में बताऊंगा कि जब ई का किसी स्वर से व्यंजन उ मिलता है तो ई का हमारा, ई का क्या होता है हमारा, ई का य हो जाता है और उ का व हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ई का यह हो जाता है और उ का वह हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो अर्ध स्वर का गुण रखता है। ये जो हमारा अर्ध स्वर का गुण रखता है, इसलिए हम अर्ध स्वर जो कहेंगे यह और वह को कहेंगे। तो इस जो ऑप्शन में है हमारा यह है, तो हमारा इसका जो उत्तर होगा वो हमारा यह होगा। ठीक है, समझ में आ गया अर्ध स्वर क्या होता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं, बताइए इसका उत्तर। देखिए जो हमारा वर्ग होते हैं, वर्ग क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। ठीक है, ये जो हमारे सारे वर्ग होते हैं उसमें वर्णों का मैंने बताया था कि 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण और 5 वर्ण होते हैं। इसमें 5 वर्ण होते हैं। इनमें अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। देखिए पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये तो हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। फिर बचा क्या हमारा, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, महाप्राण होगा। ठीक है, इसका जो उत्तर है हमारा वो है दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा हमारा क्या है, महाप्राण है। ठीक है, दूसरा चौथा हमारा महाप्राण है। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है या क्या है, बताइए आप। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो हमारी ध्वनि है। ठीक है, इसका उत्तर है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ठीक है, इनमें से अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है। इनमें से कौन सा व्यंजन हमारा अल्पप्राण है। तो देखिए मैंने बताया कि पहला, तीसरा और पांचवा हमारा क्या है, अल्पप्राण है। ठीक है, तो देखिए पहला कौन सा है हमारा इसमें से, देखिए च वर्ग जो हमारा, च वर्ग का पहला वर्ण जो हमारा होता है च होता है। तो इसलिए हम जो च होगा हमारा अल्पप्राण होगा। च जो हमारा होगा अल्पप्राण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा भाग वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, बताइए इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है। देखिए मैंने बताया था जो सारे वर्ग होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो क वर्ग भी हमारा है, च वर्ग भी हमारा है, ट वर्ग भी है, हमारा बच्चा यह है। तो हमारा जो इस प्रश्न का उत्तर है हमारा यह है, क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, क्योंकि इसे बोलते समय हमारा कोई भी भाग कहीं भी स्पर्श नहीं होता। ठीक है, तो हमारा ये हमारा जो है वो स्पर्शी व्यंजन है। इसमें लगे स्पर्शी व्यंजन नहीं है, बाकी तीनों स्पर्शी व्यंजन हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हमारा यह। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। देखिए ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो इसका जवाब आप कमेंट में लिखिए। मैं इसे अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि बता चुका हूँ, तो इसका जवाब आप कमेंट में लिखिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, बताइए। देखिए मैंने बताया है वीडियो में कि ट वर्ग जो होता है हमारा वो मूर्धन्य होता है। इनमें से बताइए ट वर्ग में कौन सा आता है, मूर्धन्य होता है, बताइए कौन सा है। जो हमारा ड और ढ है वो हमारे ट वर्ग का है, इसलिए हमारा जो ट वर्ग होता है हमारा मूर्धन्य व्यंजन होता है। मैंने मूर्धन्य व्यंजन क्या बताया था, जिनका उच्चारण करते समय हमारा जीव मूर्धा में टच हो जाता है, मूर्धा में स्पर्श हो जाता है, उसे हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो ड और ढ जो है हमारा मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, बताइए। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं। मैंने बताया था पहला, तीसरा, पांचवा, बताइए पहला और तीसरा या पांचवा इनमें कौन सा आ रहा है। तो देखिए क और ग जो है हमारा क्या है, अल्प प्राण है। क और ग जो है हमारा अल्प प्राण है। ठीक है, अल्प प्राण कौन से होते हैं वह व्यंजन,
अल्पप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? जिन्हें बोलने में हमारे मुख से कम वायु निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण। और जिन्हें बोलने में हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है उसे हम कहते हैं महाप्राण। आइए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? बताइए निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो मैं एक बात बता दूं कि एक शब्द आता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, इसका मतलब क्या होता है बता दूं पहले कि इसका व्यंजन होता है वे व्यंजन या वे वर्ण। आगत व्यंजन वे वर्ण या व्यंजन होते हैं जिनकी स्थिति हमारे हिंदी में पहले से नहीं है, बल्कि किसी दूसरे देश के भाषा के आ जाने से उनकी उपस्थिति मौजूद है। मतलब कि वे वर्ण व्यंजन जो दूसरे भाषा से लिए गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आगत व्यंजन या नवीनतम विकसित ध्वनियाँ। वे नवीनतम विकसित ध्वनियाँ ही कहलाती हैं। ठीक है, मतलब दूसरे देश से ली गई हैं। तो हमारा जो ख और ग है, क और ख, जब इसे हम बोलते हैं, जब हम ख और ग इस तरह का बोलते हैं तो हमारे मुख से महाप्राण की तरह अधिक वायु निकलती है। जब अधिक वायु निकलती है तो ये ख न होकर ख हो जाता है और ग न होकर घ हो जाता है। ठीक है, थोड़ा महाप्राण टाइप हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारा घोष वर्ण है? बताइए। देखिए, पहले मैं बता दूं कि घोष वर्ण क्या होते हैं। घोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने में हमारे स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होती है। मतलब हमारे स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होती है, उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। तो ख और च और छ इन्हें बोलते हैं हमारे मुख में कोई कंपन नहीं होता, लेकिन म जो होता है उन्हें बोलने में हमारे मुख में कंपन होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसे? घोष। ठीक है, जो हमारा इसका उत्तर है म। ठीक है, म का उच्चारण करते समय हमारे मुख में कंपन होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, ए और अय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और अय वर्ण जो हैं क्या कहलाते हैं? ए और अय, बताइए। देखिए, थोड़ा गलत हो गया है। ये हमारा ग और ज न होकर यहाँ हमारा है मूर्धन्य और अगला है हमारा कंठ तालव्य। बताइए इन दोनों में अंतर कौन सा है हमारा? कंठ तालव्य है या मूर्धन्य है या ओष्ठ्य है या नासिक्य है? तो हमारा जो इसका उत्तर है वो हमारा कंठ तालव्य है, क्योंकि इनका बोलते समय इनके उच्चारण में हमें कंठ का और तालव्य का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारी जीभ जो है तालव्य की तरफ बढ़ती है और कंठ से आवाज़ निकलती है, इसलिए हम कहते हैं इसे कंठ तालव्य व्यंजन या स्वर, कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से किसे मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? बताइए इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर आप कमेंट में लिखिए क्या है, जल्दी लिखिए कमेंट में इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है श्री जो है हमारा, वो जो है हमारा हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं है। ठीक है, ये बाहर है। क्यों? सिर्फ यह ज्ञात तक लिया जाता है, इसे ज्ञात तक लिया जाता है, सिर्फ यहाँ तक नहीं लिया जाता, ज्ञात तक लिया जाता है, इससे आगे नहीं लिया जाता, इसलिए मानक जो वर्णमाला है उसमें श्रेय नहीं लिया जाता। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है हमारा श्रेय है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, तीनों से जो हमारे श और स और ह, और स, इन तीनों व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? ये मैं इससे पहले वाली वीडियो में इसको बता चुका हूँ कि इसका उत्तर क्या होता है। इसका जवाब दीजिए आप कि क्या होता है, इसका जवाब बताइए। इन्हें क्या कहते हैं? स र। इसे हम बोलते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इन्हें बोलते समय हमारे मुंह से गर्म वायु निकलती है। ठीक है, इसलिए हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। हमारा देखिए, इसमें हमने 25 प्रश्न को कवर किया है और अगली वीडियो जो आएगी उसमें 25 और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगे आने वाले परीक्षाओं में पूछी जाएगी, और साथ ही ये पहले भी पूछी जा चुकी हैं और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ सबको मेरी वीडियो समझ में आई होगी और जो भी पढ़ाया है वो सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो कमेंट में लिख दीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।